यस मैम। लिपि आपकी कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? सर, आई थिंक there is no favorite subject as such, but I'm more inclined towards and more fascinated by IPC. ओके, ये बताइए कि जो आईपीसी में ऑफेंसेस थे और जो न्यू क्रिमिनल लॉ में बीएनएस में जो ऑफेंसेस हैं, इनमें क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं? दूसरा, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में क्या अंतर है? Yes, sir. सर, आईपीसी में जो ऑफेंसेस थे वो ऑफेंसेस बीएनएस में भी लाए गए हैं, और कुछ ऑफेंसेस को हटाया गया है, जैसे अडल्ट्री और सेक्शन 377। और कुछ नए सेक्शंस ऐड हुए हैं, जैसे टेररिज्म और मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान है। और सर, बीएनएस और बीएनएसएस यानी, एक मिनट, सर आपने दंड प्रक्रिया संहिता पूछा था ना? भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में क्या अंतर? सर, दंड संहिता वुड बी सीआरपीसी, राइट? आईपीसी। आईपीसी, ओके, यस, आई एम सॉरी। सो सर, दोनों सब्सटैंटिव लॉज हैं, आईपीसी और बीएनएस। और आईपीसी को रिपील करके बीएनएस लाया गया है, जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं एंड कुछ सब्सटैंटिव चेंजेस भी। तो दंड की जगह न्याय शब्द यूज करने से क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं? सर, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ये थोड़ा रिफॉर्मेटिव एटीट्यूड दिखाने के लिए यूज किया गया है, दंड की जगह न्याय। क्योंकि जब हम दंड के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पनिशमेंट आता है, एंड इट पोस्ट्स अ नेगेटिव इमेज। लेकिन जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें रिफॉर्म एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है, तो इट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ लॉ। ओके, तो न्याय संहिता अगर शब्द यूज कर रहे हैं और थोड़ा रिफॉर्मेटिव अगर चीजें हैं, तो आपको नहीं लगता है कि डेथ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए अपराधों का? और हम वैसे भी गांधी के देश में रहने वाले हैं, जहाँ पर किसी को डेथ पनिशमेंट देना गलत है। सर, डेथ पनिशमेंट, ऐसा माना जाता है कि जो सिस्टम्स रिफॉर्मेटिव अप्रोच की तरफ इंक्लाइंड होते हैं वो डेथ पेनल्टी इजीली इन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सर, जस्ट बिकॉज डेथ पेनल्टी इंक्लूडेड है हमारे लॉज में, इट डजेंट मीन कि हम रिफॉर्म की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमारी केस लॉज के थ्रू ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन का को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो डेथ पेनल्टी सिर्फ उन केसेस में एम्प्लॉय की जाती है जिन केसेस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशंस होती हैं। तो हम उसके साथ साथ रिफॉर्म भी देख रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज डेथ पेनल्टी है हम रिफॉर्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक सिनारियो है जहाँ पर ए एक पर्सन है जो चीनी को जहर समझ के बी को दे देता है, और बी उस चीनी को खा लेता है। यहाँ पर ए के द्वारा क्या ऑफेंस किया गया? सर, यहाँ पे ए के द्वारा कोई ऑफेंस नहीं किया गया है, बिकॉज ये लीगल इम्पॉसिबिलिटी का केस हो गया। यहाँ पे ए के पास वो मेंजरिया अवेलेबल नहीं था कि जिससे वो सोसाइटी को खतरा पहुंचा सके, बिकॉज वो पॉइजन और चीनी में अंतर नहीं कर सकता। ये बताइए कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में एनी पर्सन वर्ड यूज किया हुआ है, तो एनी यस। पर्सन वर्ड का मतलब क्या है वह? यस सर, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि एनी पर्सन मस्ट नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यहाँ पे एनी पर्सन वुड रेफर टू समवन who is going to be an accused person or who is already an accused person in a case, जिसको हम उसके विरुद्ध विटनेस बनाने से प्रोहिबिट करते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में अक्यूज्ड वर्ड से क्या समझते हैं आप? सर, इंडियन एविडेंस एक्ट में अक्यूज वर्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन उसमें अक्यूज वर्ड ये से हम ये समझ सकते हैं कि जो पर्सन जिसे चार्ज किया गया है फॉर्मली, या फिर जिसे चार्ज किए जाने वाला है।
तो हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं लेते अक्यूज वर्ड। प्रियम्बल में दो वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, एक बिलीफ और फेथ। दोनों का यस डिफरेंस सर। क्या है? यस सर। सर मैं एक गेस लेना चाहूंगी बिकॉज मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। तो फेथ वर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी अ, किसी रिलीजियन से रिलेटेड यूज करते हैं, और बिलीफ हम किसी प्रैक्टिसेस के लिए भी और इन जनरल सेंस यूज कर सकते हैं। हलाला क्या होता है और इंडिया में इसकी क्या अभी वर्तमान स्थिति है? सर वर्तमान स्थिति के बारे में मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, मैं माफी चाहूंगी, मैं इस बारे में पढ़ूंगी आगे। अ, लेकिन ये मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद इसके लिए इसके रिगार्डिंग एक केस पेंडिंग है कोर्ट में अभी। और निकाह हलाला ये प्रैक्टिस होती है कि जब एक मुस्लिम वुमन, when she divorces her husband, and then she has to observe a period before she can remarry. लिवी, मुझे ये बताओ पहले तो, हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, इज इट लिवी, इज इट लिवाई? Yes, ma'am. लिवी। Living. ठीक है। Yes, ma'am. um, आपने अपना ग्रेजुएशन एनएलयू से किया, एनएलयू दिल्ली से। वहाँ पर प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं, सो व्हाई यू चोज जुडिशरी एज योर करियर ऑप्शन, व्हाई नॉट एनी अदर करियर? Yes, ma'am. So NLU Delhi में मुझे काफी opportunities मिली to do internships with firms. So I have done both offline and online internships. And after going through the experience, I found that my skill set is more suited to the judiciary career instead of a firm-based career, because I do not uh, see myself as someone who researches inside an office. I like the court experience better. Moreover, ma'am, I like the work-life balance that is offered by judiciary, and I do not uh, like to give all of my day towards my work, and that's why I do not like the culture there. Do you think there is work life balance in judiciary? Yes, ma'am, we can. I think that I can manage it well here. First, because I really like the job, so I can give my best, and I can manage my evenings in a better way. What are the skill sets that you're talking about? Ma'am, I find that I am a person who can analyze things logically, and I can reason well, and I can give a decision without being biased. So, yes, these are the ये things. स्किल सेट तो आप बाकी प्रोफेशंस में भी यूज कर सकते हो। इफ यू आर Yes, रीजनड ma'am. अबाउट समथिंग, दैट मीन्स आप लिटिगेशन में भी जा सकते हो। Ma'am, litigation allows you to argue from a particular point of view. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक साइड से आर्ग्यू करने की बजाय दोनों साइड्स को सुन के एक बेहतर डिसीजन देने के काबिल हूँ, तो इसलिए मैंने ये चुना। और जब आप कोर्ट में बैठे होते हो तो यू सी व्हाट आर एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट, एंड उसके हिसाब से आप अपना जजमेंट देते हो। तो वहां यस पर मैम। भी एज सच आप अपना स्किल सेट एविडेंसेस के थ्रू ड्राइव कर सकते हो, यस मैम। राइट? ठीक है। मुझे ये बताओ, दुरहम रूल क्या होता है अंडर आईपीसी? मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम सॉरी। ओके, कोई बात नहीं। लाइकली आई टू विल कॉज रीड अबाउट। डेथ, likely to cause death and likely to cause death in ordinary course of action या ordinary course of nature, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यस मैम। Likely to cause death is a phrase which is used in culpable homicide, or likely to uh, sorry ma'am, can you please repeat the second phrase? और likely to cause death in ordinary course of nature. Okay, ma'am. So likely to cause death in ordinary course of action, ordinary course of nature. This would mean an objective inquiry by the medical professionals whether that particular act in an ordinary setting is likely to cause death, and likely to cause death in itself as a part of culpable homicide. It means that whether the person knows that his act is likely to cause death,
in that particular circumstance. अच्छा मुझे ये बताओ लिवी, 138 सेक्शन एंड एनआईए ये किस तरीके का लॉ है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। Yes, ma'am. Ma'am, it is a civil provision with a criminal flavor. ओके, सो डू यू थिंक रूल ऑफ preponderance or probability applies on negotiable instrument act? Ma'am, can I have a moment to think about it? Ma'am, I don't think it applies. Oh, I'm sorry, I think it applies because it's basically a civil wrong in that sense. ठीक है, तो ये 138 पे कैसे अप्लाई हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा, वेयर इट इज यूज्ड? Ma'am, 138 के offense में in under 139, it is 139 and 140, it allows for a presumption in the favor of the plaintiff. So the burden then shifts upon the accused person to prove his side of the case. And there he is required to prove the case on the basis of preponderance of probabilities. अच्छा, ये बताओ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक पर्सन ने उसको सुना और अपनी कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दी, वो टेस्टिमनी कैसी होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? वो किस तरह का एविडेंस होगा? Yes, ma'am. It will be a direct evidence because the sound that he heard, it was perceived by his own ears by himself. ऐसा किसी केस के अंदर डिस्कशन हुआ है? Ma'am, I'm not aware of it. I'm sorry. ठीक है, सो विल एंड योर इंटरव्यू हियर लिवी। सो मैं आपको कुछ फीडबैक्स देती हूँ। पहली चीज तो ये आपका इंटरव्यू किस दिन है? 21st. 21st को। सो यू हैव टाइम फॉर सेकेंड इंटरव्यू एज वेल। तो इन Yes, फीडबैक्स ma'am. की बेसिस पे जस्ट गिव योर सेकेंड इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, आज हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करे क्योंकि इट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू। सेकेंड इंटरव्यू में इट विल बी मोस्टली लॉ बेस्ड, है ना? तो Okay. पहली चीज तो ये लिवी, योर डिमीनर इज क्वाइट पोइज्ड, आप बहुत ही कंपोज्ड हो और आपके आंसर्स देते समय यू आर वेरी पोलाइट, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू लुक कॉन्फिडेंट और आप नर्वस नहीं लग रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज है। जब आंसर कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन को, अगर लग रहा है कि यार उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो, सो वहां पर आप आंसर ये कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज मुझे इतना ही याद है, आई विल रीड अबाउट इट मोर। ठीक है, अननेसेसरी उस क्वेश्चन में जाना नहीं है। देखो Yes, वहां ma'am. पर क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं आते होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं आते होंगे, आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, बट इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। कुछ जगहों पे जैसे आपको जहां आंसर नहीं आ रहे थे, आपके चेहरे पर वो दिख रहा था कि यू आर गेटिंग नर्वस अबाउट इट, तो वो Mhm. मत करो। ठीक है, बस ये सोच के चलो कि यार ये क्वेश्चन है, आपको अगर उसका बेसिक आता है जस्ट टेल देम अबाउट द बेसिक्स एंड मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। यू कैंट कीप थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस क्वेश्चन, वो जनरली होता है कैंडिडेट्स Mhm. के साथ ना, उस चीज को अवॉइड करना है। Yes, इसके ma'am. अलावा व्हाई यू वांट टू डू जुडिशियल, व्हाई यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ जुडिशियल सर्विसेज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर वाज गुड। सेकंड पार्ट, वर्क लाइफ बैलेंस को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करके बोल सकते हो, क्योंकि जजेस की लाइफ में भी वर्क लाइफ बैलेंस सच होता नहीं है, वो दिखता है बट होता नहीं है, तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। तो अगर उसको थोड़ा चेंज कर सकते हो Okay. तो चेंज दैट पार्ट, बाकी फर्स्ट पार्ट वाज फाइन, इट वाज एन ऑनेस्ट आंसर। तीसरी चीज ये, आप क्या पहन के जाने वाले हो अपने इंटरव्यूज के लिए? Ma'am, white salwar suit व्हाइट सलवार and सूट, a coat. कोट, ठीक है। सो ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू इंश्योर कि 21 तारीख से पहले जितने क्वेश्चंस लोगों से पूछने हैं पूछ लेना। ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू कोशिश करना कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनसे कम ही इंटरेक्ट हो, क्योंकि वो एंजाइटी और ज्यादा बढ़ाता है ना? दूसरी चीज ये, व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द कोर्ट रूम, जिसमें आपको, जहां पर आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं, वहां पर नॉक ऑन द डोर, नॉक करने के बावजूद भी सीक परमिशन टू एंटर। ठीक है, अंदर जब जाओ Mm. तो वहां पर जस्ट ग्रीट एवरीवन। सबको अलग अलग ग्रीट नहीं करना है, एक बार ग्रीट करके सबकी तरफ देख लिया, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। जब तक वो ना बोले जस्ट डोंट सिट ऑन द चेयर, सीक परमिशन वहां भी बैठने के लिए। डोंट स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन राइट अवे बैठते, वो आपसे पूछे, और जैसे कई बार वो लॉ के क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं, तो अगर वो पूछ Mm. रहे हैं
स्पेसिफिकली, तो ही आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें। तो अगर जैसे उन्होंने पूछा कि अरे आप एनएलयू दिल्ली से हैं, आपने अच्छा ये चीजें करी हैं, तो वो हो सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन अलग तरीके से पूछ ले, या हो सकता है कि लॉ के क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दें। सो यू नेवर नो। तो अपना इंट्रोडक्शन अगर वो आपसे बोलते भी हैं कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, इट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज, जैसा आपने दिया था कि आप कहाँ से हो, आपने अपना एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, पेरेंट्स क्या करते हैं, और अभी फिलहाल क्या कर रहे हो, दैट्स इट। ठीक है। और बस थोड़ा सा अपनी नर्वसनेस पे काम करो, बाकी टोन भी सही है, पिच मॉड्यूलेशन भी सही है, बाकी और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फ्रेम्स अपने चेंज कर लेना, फ्रेम्स ये वाले मत पहन के जाना, जो सिंपल फ्रेम्स होते हैं, फ्रेमलेस ग्लासेस जिसे बोलते हैं, वो लगा लो, या फिर पतला जिसमें बॉर्डर हो वैसा वाला फ्रेम यूज कर लेना, दिस लुक्स लिटिल इनफॉर्मल, है ना। तो ये मत पहन के जाना। ओके। और टाई अप बन, अपने बालों को अच्छे से टाई करके जाना, फ्लिक्स वगैरह नहीं निकले, मिनिमम से मिनिमम मेकअप, और वेयर कंफर्टेबल हील्स, एसेसरीज वगैरह कुछ पहन कर मत जाना। और पॉलिटिकल क्वेश्चंस अगर पूछते हैं जजेस, तो वहां पर कोशिश करना कि बैलेंस तरीके से आंसर दे रहे हो, अपना ओपिनियन नहीं बता रहे हो, सोसाइटी क्या बोलता है, और मतलब दूसरा लॉ क्या कहता है, तो वो पिक्चराइज करके उसको आंसर देना। ठीक। अनिरुद्ध, डू यू हैव एनी फीडबैक? नहीं, मेरे ख्याल से सारे सही था। थोड़ा बहुत लास्ट टाइम पर पढ़ने की जरूरत है चीजों को, तो थोड़ा सा न्यू क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग पढ़ लीजिए।